सारे हेल्थ पार्टनर्स को नमस्कार। हमारे सारे हेल्थ पार्टनर्स को जो हमारे साथ जुड़े हैं आज, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। और ये हमारा एजुकेशनल वेबिनार है जिसमें हमने डॉक्टर धर्मेंद्र को आमंत्रित किया है, जो कि बिहार के एक फेमस डॉक्टर हैं, 20 साल से ज़्यादा अनुभव रखते हैं। इनको हमने न्यूली अपने पैनल पे ऑन बोर्ड किया हुआ है, इसलिए हम चाहते थे कि इनको हम आप सबके सामने एक बार जरूर लाएं और हम थोड़ा सा डिस्कशन करें कि डॉक्टर साहब का पहले का अनुभव कैसा रहा है। क्योंकि कुछ समय से डॉक्टर साहब हमारे पैनल पे हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि उनका हमारे साथ क्या अनुभव रहा है। और एक तरीके का ये कनेक्ट हो जाएगा हमारे हेल्थ पार्टनर और डॉक्टर के बीच में, जो हमें आगे चल करके हेल्प करेगा। आपको भी ये समझने में आगे से आसानी हो जाएगी कि डॉक्टर साहब को किस तरीके की बीमारियों में पेशेंट, किस तरीके के पेशेंट सब आते हैं आपके यहाँ। तो आप डॉक्टर साहब को, सचिन आवाज जा रही है? यस सर। सुदामा आई सिंह थिंक जी का हाँ आ रहा यस है कि सर। आवाज हाँ नहीं आ वो रही है? वो सुदामा मैंने सिंह जी आप रिकनेक्ट करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वॉइस, आपको वॉइस ना जा रही हो, तो ये आपके एंड से थोड़ा सा प्रॉब्लम एक हो सकता है। थोड़ा सा आप उसको भी देखने का देखें। आ रही है सचिन आवाज? बढ़िया आ रही है? यस सर, क्लियर आ रही है। अच्छा। सबसे पहले तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो भी कैमरा ऑफ किए हुए हैं एक बार काइंडली ऑन कर लें। ऑन करने से अगेन आई वुड से कि कनेक्ट बनता है, डिस्कशंस बहुत अच्छी होती है। ये आपने भी अपना समय दिया है, डॉक्टर साहब ने भी अपना समय निकाला है, हम सब ने जब एक साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, तो एक आई कांटेक्ट के साथ अगर हम बातें करें तो शायद वो एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से कन्वे कर पाएंगे। तो ये एक ऑडियो कॉल न रह जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप सब ओपनली डॉक्टर साहब से अगर कुछ जानना भी चाहेंगे तो आप पूछेंगे इसको। इस सेशन में सबसे पहले हम डॉक्टर साहब को इनवाइट करेंगे और उनके विचारों को, उनके अनुभवों को जानने का प्रयास करेंगे। दो चार सवाल हम उनसे करेंगे जरूर, ताकि हम इसके थोड़ा गहराई में जा सकें। उसके बाद ये फोरम ओपन करेंगे आप सबके लिए भी। और अभी आप सब अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे, बिकॉज क्या होता है कि अनम्यूट सब लोग अगर कर लेते हैं तो वॉइस का थोड़ा सा रहता है, दिक्कत होने लगती है ना, भाषण होने लगता है एक तरफ से दूसरी तरफ। तो इसलिए हमने जानबूझ करके ऐसा किया हुआ है। उसके बाद आप सबको हम एक एक करके इनवाइट करेंगे। आपके भी अगर कुछ सवाल, उत्सुकता आपकी हो, तो वो भी जानने का प्रयास जरूर डॉक्टर साहब से करेंगे। तो सबसे पहले सर, धर्मेंद्र सर नमस्कार। मेरा नाम विजय है। तो आपसे भी मेरा निवेदन है सर कि एक बार अगर आप कैमरा को ऑन कर पाए तो, क्योंकि आपकी कैमरा भी ऑफ है और आप म्यूट पे भी है। तो सर एक बार थोड़ा सा आप इसको प्रयास करें। सचिन एक बार देखिए। हाँ सर, आप अपने आप को भी अनम्यूट कर सकते हो। डॉक्टर धर्मेंद्र सर। डॉक्टर धर्मेंद्र सर, क्या कोई परेशानी आ रही है? टेक्निकल कोई इश्यूज आ रहे हैं? अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं आप? सर लेट मी कॉल हिम। एक बार आप कॉल करें। तब तक हैंग ऑन करते हैं थोड़ा। डॉक्टर साहब का कुछ चल रहा है टेक्निकल, मुझे लग रहा है अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है, मे बी वॉइस नहीं जा रहा हो सर को। सो वी आर ट्राइंग टू फिक्स इट। मीनवाइल एक बार फिर से आप सब हमारे साथ जुड़े हैं। ऑन हो गया, ऑन हो गया, कर लिया, कनेक्ट कर लिया। हेलो जी धर्मेंद्र सर। हाँ जी, वो सर थोड़ा नमस्कार। ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था और अच्छा। आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने फिर हेडफोन लिया, तब जाकर के अब जाके ठीक है, बेटर है। चलिए सर, इट्स हाँ जी, इट्स इट्स वंडरफुल। गुड सो आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, सब लोगों को गुड आफ्टरनून। नमस्ते विजय सिंह जी। नमस्कार सर, नमस्कार जी। जी। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है, और सबसे पहले धन्यवाद जो आपने सर अपना समय दिया हमें और हमारे हेल्थ पार्टनर से रूबरू होने का, कनेक्ट होने का मौका मिला।
ये ऐसा समय है सर जहाँ पे ऐसा मौका है इनफैक्ट आई वुड से कि जहाँ पे हमें पार्टनर्स आपको आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। और मैं चाहूंगा कि सर आप थोड़ा सा आप अपने अनुभव अभी तक के जो आपके रहे हैं, जो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है कंसल्टेशन का, आप कहाँ से बेसिकली हैं? आप वैसे तो बिहार से हैं सर, राइट? तो आप बिहार में कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं पहले से? तो उसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें सर, सो दैट कि वी कैन ब्रेक द आइस एंड गो फॉरवर्ड। यस सर, ओवर टू यू। मैं बताना चाहूँगा, मैंने एमबीबीएस रमैया मेडिकल कॉलेज बैंगलोर से किया है। मैं 89-90 बैच में मैंने वहाँ ज्वाइन किया था, और वहाँ से पास आउट होने के बाद मैंने दिल्ली में हिंदू राव हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करी है करीब 1.5 साल। उसके बाद मैंने एमबीए किया है हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद मैं कई हॉस्पिटल्स में एज मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहा, एज डायरेक्टर रहा, और कैंसर सेंटर को भी हेड किया मैंने। तो कई हॉस्पिटल्स को हेड किया मैंने। बट फाइनली लगने लगा कि दिल्ली जैसी जगह पे रह करके तो ऐसे तो बर्न आउट हो जाएंगे, दौड़ते दौड़ते ही मर जाएगा आदमी, और कुछ लास्ट में अचीव होगा नहीं। तो हमें लगा कि वी मस्ट गो बैक, जहाँ से हमें कुछ मिला है, जो सोसाइटी ने हमें जो दिया है, तो हमें सोसाइटी को रिटर्न बैक करना चाहिए। इसी सोच को ये रखते हुए मैं बिहार शिफ्ट हो गया। तो मेरा एक्सपीरियंस करीब 20-22 साल का है एक्सपीरियंस मेडिसिन के उसमें। अभी मैंने यहाँ पे जब मैं अपने गांव आया तो मुझे सबसे पहले जो प्रॉब्लम हो रहा था कि करें क्या, कैसे शुरुआत करें। तो मैंने अपने सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अप्लाई किया। तो अभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में यहाँ बारून एक जगह है, बारून औरंगाबाद में, जो कि बिहार में है। यहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर सबसे पहले ज्वाइन किया। यहाँ ज्वाइन करने के बाद मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो मैंने एक 35 बेड का हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, देवनंदन हॉस्पिटल एंड वेलनेस सेंटर के नाम से। तो जब ये सब प्रक्रिया हो रही थी, उसी समय हमें जियो ई क्लिनिक के बारे में मालूम पड़ा। तो हमें लगा कि आने वाले समय में ये जो वीडियो जो टेलीमेडिसिन जो है, ये बहुत ही कारगर होगा, और हम अब राइट समय है, सही समय है जब हम इसमें आए हैं। इसमें आने से एक तो हम लोग की कनेक्टिविटी बढ़ गई है, कौन कहाँ से है, कितने लोग कहाँ कहाँ दूर से कांटेक्ट कर रहे हैं, कांटेक्ट में हैं। कई पेशेंट्स को हम देख भी रहे हैं ऑन कॉल, जो आप लोग के जियो के पोर्टल पे आता है, मैं देखता भी हूँ। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है हमारे लिए। और मैं एज अ डॉक्टर कोशिश यही करता हूँ कि जो पुअर लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सके। तो हमें जो मेहनत करना था, जो जुगाड़ करना था, जो जमा करना था, हम दिल्ली कराए। अब हम रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, तो हाफ सेंचुरी हमने वहाँ खेला, अब हाफ सेंचुरी इधर खेलेंगे। इसलिए आगे हैं। और इंटेंशन इंटेंशन यही है कि कैसे कनेक्ट हो करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम हेल्थ के लिए एजुकेट करें, अवेयर कराएं। और ट्रीटमेंट तो नेचुरली करना ही करना है। ट्रीटमेंट तो एक ऐसा चीज़ है जो कि और जो हमारे मित्र लोग हैं जो जियो से जुड़े हुए हैं, जियो ई क्लिनिक से, सब लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मगर उस ट्रीटमेंट के साथ साथ आप जो कनेक्टिविटी आपकी बढ़ रही है, आप लोगों से जो जुड़ रहे हैं, आपके बारे में लोग जानना शुरू कर रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ा चीज है, जो कि अभी लोगों को रियलाइज हो चाहे नहीं हो, आगे जब रियलाइज करेंगे कि इसके माध्यम से कई और चीजें जो होंगी आराम से हो पाएंगी। तो बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है जियो के साथ, और आगे भी रहेगा। आई एम श्योर सर। और सबसे जो इंस्पायरिंग बात है सर, जो क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सर, इसका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि हम गांव गांव तक पहुंचे, और जो सेवा बड़े शहरों में उपलब्ध है ना, उस सेवा को हम गांव तक पहुंचाएं, उस उन अंडर प्रिविलेज्ड लोगों तक पहुंचाएं जो शायद उसको या तो अफोर्ड नहीं कर सकते, या बहुत मुश्किल से वो वहां तक पहुंच पाते हैं।
और ये बहुत अच्छा लगा सर जो आपने कहा कि शहर में तो हमने जो करना था वो कर लिया, अब मैं रिटायरमेंट लाइफ जी रहा हूँ और बैक टू सोसाइटी, जो सोसाइटी ने हमें दिया, अब ये मौका है कि हम सोसाइटी को दें। सर ये जो लाइन है बिहार जैसे जगह के लिए, उन राज्यों के लिए जहां से लोग निकल जाते हैं, अक्सर आज हमें डॉक्टर्स की जो प्रॉब्लम्स गाँव में हमें फेस करनी पड़ती है, छोटे छोटे जगहों पे करनी पड़ती है, उसका मुख्य वजह यही है कि यहाँ से अगर कोई निकलता भी है तो वो बाहर ही जाकर के सेटल्ड हो जाना है, फिर आना नहीं है, और फिर चीजें उधर ही चल रही हैं। आपने सर बैक टू सोसाइटी और जो सोसाइटी को देने के लिए आप फिर से आपने डिसाइड किया सर, दैट्स वंडरफुल। और ये बहुत बड़ी बात है सर आज के डेट में, जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म इतना हावी हो गया है कि हम शायद उन चीजों पे देखते नहीं हैं कि यार जो मैं आज खड़ा हूँ वो किसकी वजह से हूँ। हम सब उन जगह को, उन जड़ को भूल चुके होते हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही है सर। ये हमारे हेल्थ पार्टनर्स के लिए भी बहुत अहम बात है, उन्हें भी ये समझना है, उन पर भी ये जिम्मेवारी है कि आप लोग जिस जगह पे हैं, जिस छोटे छोटे जगह पे हैं, आप लोग जहाँ पे चला रहे हैं इसको, आप उसी ऑब्जेक्टिव के साथ चलाएं। आपका ध्येय, पैसा तो देखिए बिजनेस है तो इसमें आएगा, तो दैट इज बाय प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, बट जो मेन जो फोकस हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम जिस सोसाइटी में हैं, जहाँ पे लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वहाँ पे आसपास के लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करवाएं। और आप सबने ये काम बखूबी किया है और कर रहे हैं आप लोग, अलग अलग गाँव में, अलग अलग शहरों में, छोटे छोटे जगहों में। धर्मेंद्र सर मैं आपको बताऊं कि जो हमारे साथ पार्टनर्स जुड़े हैं वो बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट से, झारखंड के किसी डिस्ट्रिक्ट से, यूपी के डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसी जगहों से जुड़े हैं। तो आप कह सकते हैं कि अक्रॉस कंट्री हमारी प्रेजेंस अगर वेस्ट बंगाल पूरब में अगर है, उड़ीसा है, तो पश्चिम में हम लोग जम्मू कश्मीर तक भी हैं, उत्तर में जम्मू कश्मीर तक भी हैं, आप पश्चिम में महाराष्ट्र तक हैं, तेलंगाना तक हैं, गुजरात में भी हैं। तो हमारी जो प्रेजेंस है, और बहुत हिम्मत का काम हमारे इन पार्टनर्स ने करे हैं, जो इन छोटे छोटे जगहों पे जाकर के इन्होंने ये हिम्मत दिखाई है। आप और हम शायद ये समझते हैं क्योंकि हम लोग उन जगहों पे भी रहे हैं जहाँ पे ये सुविधा है, कि कितना महत्वपूर्ण है गांव में जाकर के। और आने वाला समय जो टेली कंसल्टेशन का है, ऑब्वियसली है, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरीके से हमारे रिसोर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाला है, ये बढ़ रहा है विद द टाइम। आज से 10 साल पहले जो परिस्थिति हेल्थ केयर की थी गाँव में, आज भी लगभग लगभग वही परिस्थिति है, बहुत कुछ नहीं चेंज हुआ है। स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात करें तो आज भी वहाँ की उपलब्धता उसी हिसाब से है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही है सर। मैं थोड़ा सा जानना ये चाहूंगा, चूंकि आपने बताया सर कि आपने मेडिकल ऑफिसर के तौर पे आपने हेड भी किया है हॉस्पिटल्स को, तो आपने हर तरीके के पेशेंट्स देखे हैं। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, और मेरे हेल्थ पार्टनर्स भी इनफैक्ट ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जब वो रेफर करते हैं तो डॉक्टर्स को थोड़ा सा ना नाम और क्वालिफिकेशन के अलावा बहुत सारी चीजें वहाँ डिटेल देना थोड़ा जगह कम रहता है, पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं चाहूंगा सर कि आप उस पर प्रकाश एक बार डालें कि कौन कौन से तरीके की मरीज जो हैं जो आप देख सकते हैं, जो पार्टनर्स आपको रेफर कर सकते हैं, ये मदद करेगा सर इनको डिसीजन लेने में उस सबसे टाइम। पहले तो जी आप बात बता रहे थे कि बिहार आने के बारे में, जी। तो मेरा भी बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया कि यार लोग बिहार छोड़ करके दिल्ली जाते हैं, तुम दिल्ली छोड़ के बिहार जा रहे हो। मैंने कहा कि यार मुझे आई थिंक जो जिस तरीके से जीना है, जिस तरीके की सोच है मेरी, अगर वो पूरा होता है मेरे इस एक्शन से तो हमें जाना चाहिए। सही बात। मैं इसमें बता दूं, मैं जो ट्रीटमेंट वाइज, जैसे मैं हिंदू राव इंटर्नशिप करने के बाद मैं एक पेंटामेड हॉस्पिटल गुजरावाला टाउन दिल्ली में था, तो वहाँ मैं आईसीयू का इंचार्ज रह चुका हूँ। तो जब आईसीयू का इंचार्ज था तो हम सारे इमरजेंसीज टैकल करते थे, मतलब कार्डियक से लेकर के जो नेफ्रोलॉजी के हैं, कार्डियोलॉजी के हैं, चाहे, तो हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं, तो एक्सपीरियंस जी। उसका है। तो वो हमें जरूर हेल्प मिलता है कि मैं हर एक तरीके के पेशेंट देखता हूँ। जनरल फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन को थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानना जरूरत होता है। तो जनरल फिजिशियन
कोई सुपर स्पेशलिस्ट अगर हो तब उसमें होता है कि ठीक है इनके उनको, तो हमें थोड़ा थोड़ा हर एक के बारे में मालूम है। और हो सकता है कि स्पेशलिटी नहीं है बट गाइडेंस अच्छा दे सकते हैं, हमें मालूम है कि किसको गाइड करना है। फिर कनेक्टिविटी, जो मैंने आपको कहा कनेक्टिविटी के बारे में, तो कनेक्टिविटी एक ऐसी चीज है जिससे और कुछ नहीं तो हम जो रेफरल्स जो कर सकते हैं, तो हम रेफरल्स जो आगे जो कंसल्टेंट्स को देते हैं, चाहे आप भेजते हैं, वो हमारे लिए और बढ़िया हो जाता है, क्योंकि मेरी कनेक्टिविटी उस मामले में ज्यादा बेहतर है और लोगों के कंपैरिजन में। सो कनेक्टिविटी एक बहुत जरूरत होता है। और जहाँ कुछ नहीं समझ में आता है, चाहे कहीं ऐसा लगता है कि इसमें इस केस में क्या करना चाहिए, तो हमारे भी सीनियर्स हैं, चाहे जो वही जो हमारे यार दोस्त जो कनेक्टेड हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं अभी, तो उनसे सहयोग लेकर लेते हैं, तो सब लोग कम फॉरवर्ड एंड गिव अस देयर वैल्यूबल ओपिनियन कि इसको इस केस को ऐसे हैंडल करिए, इसको ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए। सो वो जो प्रोसेस है, बार बार संवाद करना लोगों से, मतलब अपने अपने कंसल्टेंट दोस्तों से भी बात करना, चाहे जो हमारे जो पार्टनर्स हैं इन लोगों से बात करना, इन लोगों को भी बहुत सहयोग मिलता है। हम कई चीजें जो है एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, उनके लिए अच्छा होता है। तो मैं जनरल फिजिशियन होने के चलते हम हर एक चीज देखते हैं, मतलब हम पीडियाट्रिक्स भी देखते हैं, यहाँ डिलीवरीज भी हम कराते हैं। हमारा हमारा अपना जो हॉस्पिटल है ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें हम डिलीवरीज भी करते हैं, ऑपरेशंस सारे होते हैं, जो माइनर ऑपरेशंस होते हैं। अभी मेजर ऑपरेशंस नहीं कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हम लोग के पास अभी उस तरीके की जो जो रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अभी नहीं है। मैंने 2016 में ही हॉस्पिटल स्टार्ट किया है। तो ये है स्टेटस। और कई जो हमारे पार्टनर्स हैं हमारे साथ कांटेक्ट में हैं जो, और कई तो आसपास के हैं जिनको मालूम है मेरे बारे में, तो वो तो सारे रेफरेंस मुझे ही देते हैं कि हाँ जी आपसे बात करनी है। परसों एक हमारे दोस्त का, उनका इसी ग्रुप से जियो से वो भी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आप कौन कौन सा ऑपरेशन करते हो उसका लिस्ट हमारे को भेजो, क्योंकि हमें भेजना है वहाँ पे। तो ये कनेक्टिविटी से ये बेनिफिट तो हम लोग सबको हो रहा है। हाँ सर, ये तो है ही। साथ के साथ में एक जो लैंग्वेज का भी फर्क पड़ता है कि आप जो हमारे यूपी बिहार झारखंड साइड के जो हमारे एचपी, उनकी लैंग्वेज भी आप समझ सकते हो हाँ इजीली जी। कि वो, हाँ, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। कि कई बार वो मतलब पेशेंट को देख के बोलते हैं कि हाँ, कि एक घबराहट हो रही है या कुछ, मतलब वो अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं लैंग्वेज चीजों को। में बोलते हैं, हाँ हाँ। हाँ। तो वो भी एक मतलब आपके लिए भी इजी रहेगा कि, और हमारे हेल्थ पार्टनर के लिए भी इजी रहेगा कि हाँ, वो इजीली अंडरस्टैंड करेंगे उस चीज को। हाँ जी। नहीं, मैं तो डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ का पढ़ा हुआ, +2 डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से किया है मैंने। तो मैं पंजाबी जानता हूँ, मैं थोड़ा बंगाली जानता हूँ, भोजपुरी तो जानता ही जानता हूँ, हिंदी जानता हूँ और इंग्लिश जानता हूँ। इतने लैंग्वेजेस में मैं इत्मीनान से बात कर सकता हूँ किसी से भी। बहुत बढ़िया सर। ये जो लैंग्वेज का एक बैरियर है ना सर, मैं आपको कहूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। क्योंकि हाँ, कई बार ना पेशेंट गांव का होता है, तो वो अपनी ही भाषा में कुछ इस तरीके की कोई बीमारी ही है तो उसको अपनी भाषा में कहता है, और बड़ी मुश्किल हो जाता है उसको इंटरप्रेट करना। बट दैट्स वंडरफुल सर कि आप हिंदी, भोजपुरी, बंगला और पंजाबी में, क्योंकि नॉर्थ का जो एरिया है सर, इधर हमारी प्रेजेंस थोड़ी ज्यादा है। विशेषकर हिंदी बेल्ट में ही है हम लोग। बट अगेन एक जो रीजनल लैंग्वेज हो जाता है वो एक हो जाता है पेशेंट के साथ जब हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली। अभी यस सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए। अभी नहीं जैसे सर। हम अभी ओपीडी हमारा होता है 9 बजे से 12 बजे तक, जो सीएचसी में, तो हम रोज कम से कम 80 से 100 पेशेंट देखते हैं। correct. 80 से 100 पेशेंट जो लोग, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले से बिहार जैसे जगह में भी बहुत अच्छा हो गया है, हेल्थ सिस्टम अच्छा हो गया है। वो स्टेटस नहीं रह गया है जो पहले था, अब चीजें बहुत बदल गई हैं। अब मेडिसिन भी आपको ऐसे मिल जाते हैं, जो मेडिसिन जो आजकल मतलब किसी गरीब को खरीदना मुश्किल था, वो सारे मेडिसिन अवेलेबल है आज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी। तो हेल्थ वाइज चीजें बहुत इम्प्रूव हुई हैं। और मेरे को एक अपर एज है कि जियो के साथ जुड़ा हुआ हूँ,
तो इसका एडवांटेज मुझे अलग मिलता है इस चीज का। सर इसका इसका एडवांटेज हमें भी है, हमारे पार्टनर्स को भी है, जो आप हमारे साथ साथ जुड़े हैं। इतने अनुभवी डॉक्टर्स का हमारे साथ होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत हेल्पफुल भी हो जाता है हमारे लिए। तो सर जैसा आपने बताया, जो मैं समझ पाया वो ये है कि आप जनरल फिजिशियंस की वो सारी केसेस को देखते ही देखते हैं, क्योंकि आप इमरजेंसीज में भी देख चुके हैं, इसलिए हाँ जी। उन सारी परिस्थिति का भी आपके पास अच्छा अनुभव है, जिसको आप देख सकते हैं। तो ये हेल्थ पार्टनर्स आप सबके लिए भी है कि सर को जनरल फिजिशियंस की वो सारी केसेस आप भेज सकते हैं, प्लस इमरजेंसी में चूंकि सर का अनुभव अपना रहा है, और अभी भी जैसा आपने बताया सर सीएचसी में आप हैं, वहाँ पे भी वही होता है कि हर बीमारी के लोग वहाँ पे आ जाते हैं, फिर उनको कोई स्पेशलिटी का ज्यादा फर्क नहीं रहता है, जो भी उनको बीमारी है वो आएंगे ही सीएचसी पीएचसी में। तो वो भी एक अलग अनुभव है जो आपके पास है सर, और 20-22 साल का अनुभव बहुत बड़ा अनुभव होता है मेडिकल साइंस में। तो पार्टनर्स ये आप सबके लिए है। सर एक चीज और मैं जानना थोड़ा सा चाहूंगा कि अभी तक जो आप जियो पे हैं सर, मुझे लग रहा है पिछले 1 महीने से ही है लगभग, है ना? क्या सर आया सर यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग आपको कुछ ऐसी अभी तक इंसिडेंट आए हैं, ऐसे कुछ मरीज आए हैं जिनको इलाज करके आपको लगा कि यार बहुत बहुत सही, मतलब इस तरीके की एक अनुभव अलग सा होना? या कई बार होता है कि पेशेंट परेशान है, गरीब तबका का लोग है विशेष करके सर, मैं अगेन कह रहा हूँ इसको, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम लोग डील कर रहे हैं वो थोड़े गरीब तबके के लोग हैं। तो सर रहा है ऐसा कभी अनुभव सर जहाँ पे आपका इस तरीके का? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल जियो के साथ अच्छा रहा है, क्योंकि जो भी पेशेंट्स का हमारे जो पार्टनर्स हैं, इनके पास भी जो ट्रीट कराने आते हैं, चेक करने आते हैं, वो बेसिक ही प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखे जाते हैं। कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस अभी तक मेरे को रेफरेंस में नहीं आया है कि इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है, चाहे इसको डाउन सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है, चाहे इसको ये बीमारी है, कोई सीरियस बीमारी है, चाहे हेमिप्लीजिया है। मतलब इस तरीके के केसेस अक्रॉस नहीं मिलते हैं, वो बड़े कॉमन से केसेस मिलते हैं, तो जिसको हम खुद ही हैंडल कर लेते हैं, तो हमें रेफरेंस भी आगे देने की जरूरत नहीं होती है। और मैं जैसे इन्वेस्टिगेशंस लिखता हूँ तो आई मेक श्योर दैट उसमें लिख देता हूँ, कमेंट लिखता हूँ कि आप प्लीज रिव्यू करें आफ्टर 3 डेज अपना रिपोर्ट्स के साथ। तो जो कई पेशेंट्स हैं, देखिए पहले तो इन्वेस्टिगेट लोग नहीं कराते थे। इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा टूल है जो हमें हेल्प करता है कंफर्म करने के लिए कि क्या है। आज हम जो यहाँ लोकल प्रैक्टिस देखते हैं, जो लोकल यहाँ के जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, आजकल के ट्रेंड में मोनोसेफ चला हुआ है। किसी को आंख में दर्द है तब मोनोसेफ है, इसके नाक में दर्द है तब मोनोसेफ, उसके मुंह में दर्द है तब मोनोसेफ। उसे मालूम ही नहीं कि मोनोसेफ कहाँ कहाँ देना है, क्या करना है, रैम्पेंटली यूज कर रहे हैं उसको। अच्छा, उसका भी अगर है तो उसका डोसेज है कि 5 दिन चलाना है इस डोज को, 7 दिन चलाना है। उन्होंने 2 दिन चलाना है, एक स्टेरॉइड दे देना है, और पेशेंट उस समय तो खड़ा हो जाता है, ठीक हो जाता है कि हाँ जी सब कुछ ठीक है। उसके 2 दिन बाद जब वो बीमार होता है तो उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। तो ऐसे केसेस को हम लोग को, इस तरीके के केसेस एक दो मेरे को मिले हैं जो जियो के थ्रू मिले, तो उनको हमने समझाया, उनको जो हैंडल कर रहे थे हमारे जो पार्टनर थे उनको एक्सप्लेन किया कि इसको इस तरीके से मैनेज करने से चीज़ें बेटर होंगी। तो उन्होंने ट्रीट किया और पेशेंट ठीक है, बेटर है, तो नेचुरली उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। और उनके साथ देखिए, जो भी हमारे पार्टनर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे जो डील कर रहे हैं इन चीज़ों में, ये जरूर ध्यान रखिए कि पैसे के पीछे अभी नहीं भागिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती यही है कि पैसे के पीछे नहीं, अभी आज अभी लोगों से रिश्ते बनाइए, चीजों को आप इस तरीके से करिए कि वो आपके साथ जुड़े। एक बार जुड़ गए तो पैसा पीछे पीछे आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। लोग आपको खोज कर आएंगे कि हमें इनसे मिलना है, इनको दिखाना है, इनके यहाँ से दवाई लेते हैं। कई बार आपको लगता है कि नहीं यार, अगर ऐसे करेंगे तो हमें वो ये पेशेंट हमारा वहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचें और करें, उस तरीके से ट्रीटमेंट करें कि जुड़ने की कोशिश करें पेशेंट से, पेशेंट के प्रॉब्लम के साथ। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हम केवल
डिजीज को ट्रीट करते हैं, हम माइंड को नहीं ट्रीट करते हैं। हमें माइंड और डिजीज दोनों को ट्रीट करना है। दवाई दे देना ही केवल काफी नहीं है, दवाई के साथ साथ पेशेंट को एक्सप्लेन करना कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, इससे क्या फायदे होंगे, क्या क्या करना होगा, कितना दिन लगेगा, वो सब हमें बाजू एक्सप्लेन करना चाहिए पेशेंट को। तो हमें ट्रीटमेंट पेशेंट का भी करना चाहिए और साथ साथ उसके माइंड को भी ट्रीट करना चाहिए कि आपको जो हम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है और कैसे आपको इसका फायदा होगा। तो अभी कोशिश मैं अपने दोस्तों को, अपने जो हमारे पार्टनर्स उनको यही कहूंगा कि आप जुड़ने की कोशिश करें, पेशेंट के साथ कनेक्ट करें। जब कनेक्टिविटी हो जाएगी फिर वो पेशेंट ही पेशेंट अलग से पेशेंट आपके लिए लाएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस जो आप कह रहे हो कि उस तरीके का है, मुझे जो सुपर स्पेशलिटी वाले कोई केसेस हमारे पास नहीं आए हैं जिसको मैं रेफर करूं, चाहे आगे रेफर करता है या फिर हम जो आए हैं उसको हमने खुद ही हैंडल किया है एंड पेशेंट्स ठीक हुए हैं। वंडरफुल सर। और जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहा सर, मैं उसको थोड़ा सा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है वो। कई बार हमारे हेल्थ पार्टनर्स का ये हमारे पास आता है शिकायत कि सर आपका जो डॉक्टर हैं, जो पैनल पे डॉक्टर हैं, वो ऐसी दवाइयाँ लिखते हैं जो हम ही दे सकते हैं। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी हम पर्टिकुलरली स्टेरॉइड की बात करें, तो इन सारी चीज़ों में जो है ना, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि इन सारी चीज़ों को कब देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डोज स्टेरॉइड्स के अपने फायदे हैं और स्टेरॉइड जहाँ जरूरत है वहां देने की जरूरत है, बट हर एक केस में नहीं देने की जरूरत है। हर एक केसेस में हमें बहुत एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड को यूज करने के समय हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हो सकता है कि उस समय पे रिजल्ट दे देता है। कई बार हमारे हेल्थ पार्टनर्स का सर ये सवाल में दोबारा मैं इस पे एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार पार्टनर्स का ये रहता है कि जो डॉक्टर्स ने दवा दिया है वो शायद 3 दिन में उसको पेशेंट को आराम नहीं हुआ। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, उस पे विशेष फोकस करना है। क्या वो सोच रहा है या क्या वो जाकर के आगे करने वाला है, मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा, 2 दिन में आराम क्यों नहीं हुआ, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि क्या हमारा ट्रीटमेंट उसको सही कर सकता है, क्या कल उसको किसी और प्रॉब्लम में तो नहीं डालेगा। ये भी हमारा समझना बहुत जरूरी है। ह्यूमन ग्राउंड पे भी समझने की जरूरत है कि हम इसको समझें कि जल्दी में ठीक करना क्या नुकसानदेह तो नहीं हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबसे भी ये निवेदन है कि जब भी आप डोजेस कोई दे रहे हैं एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड का पर्टिकुलरली, उस समय पे इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हमारे पैनल्स के जो डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह लें। जब भी आपने ये खोला है, ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपने इसीलिए खोला है कि इन सारी चीज़ों में जहाँ भी परिस्थिति थोड़ी बिगड़ने के चांसेस हैं, ये आप सबके लिए भी एक लर्निंग है। मैं फिर से कह रहा हूँ, पहले भी बताइए कि आप सबके लिए भी, हेल्थ पार्टनर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि हमारे पैनल पे इतने अनुभवी डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, है ना। हमारे साथ इतने अनुभवी डॉक्टर हैं जिनके अनुभव आप सबके साथ रोज शेयर होता है। डॉक्टर धर्मेंद्र सर हैं जो 20-22 साल जिन्होंने हर तरीके के पेशेंट्स देखे, वो आप सबके साथ हैं। तो आप राय ले सकते हैं, है ना। और जैसा धर्मेंद्र सर ने कहा कि 20 साल का अनुभव, 22 साल का अनुभव होने के बाद भी ये हमारे साथ बहुत ही कम फीस पे और जनरल फिजिशियन की कैटेगरीज में हमारे साथ हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। सो अभी अभी मैं ओपन इसको करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि हमारे जो पार्टनर्स हैं एक एक करके सवाल कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने हाथ भी उठाए हैं। ये सैमसंग SM ये 528B दिख रहा है सर, थोड़ा रीनेम आप इसको करें ताकि हमें भी समझ में आएगी हमारे ये कौन से पार्टनर हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप चाहे ना जनरल सवाल जो है ये हैं डॉक्टर साहब से आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ और 20-25 मिनट हैं, तो इसमें जो भी आपके सवाल हैं आप जरूर पूछें डॉक्टर साहब से। तो सबसे पहले राकेश जी हैं। सचिन आप इनको एक बार हाँ सर, मैंने अनम्यूट अनम्यूट, करें। हाँ अनम्यूट राकेश कर। कुमार जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे सर, आप जरूर पूछें। आपका सबसे पहले तो स्वागत है और पूछें सर। डॉक्टर रविंद्र सर लाइव है। हाँ राकेश जी बोलिए। नमस्कार। नमस्ते जी बोलिए। सर मेरा सवाल है कि जैसे आपने अभी बोला कि मान लीजिए कोई भी प्रैक्टिशनर है डायरेक्ट मोनो से स्टार्टिंग करता है, 2 दिन 4 दिन जैसे भी करता हो। सर मतलब मेरा कहना का मतलब है कि मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को फॉर एग्जांपल फीवर है तो उसको फर्स्ट स्टार्टिंग पीरियड में उसको एंटीबायोटिक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए?
नहीं, आइडियल जो तरीका होना चाहिए, आइडियली तो होना चाहिए इन्वेस्टिगेट करके तब एंटीबायोटिक स्टार्ट करना चाहिए। आप फीवर है, फीवर के लिए देते हो दवाई, आप क्या होता है, हम ब्लैंकेट, इंडिया में ब्लैंकेट ट्रीटमेंट करते हैं। ब्लैंकेट ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें तो आपको करना चाहिए, फिर मोनोसेफ के साथ मोट्रिजिल भी देना चाहिए। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स को देख रहे हो तो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स को भी देखना चाहिए, तो आपको मेट्रिजिल भी ऐड करना चाहिए। उसके बाद फिर देखना है कि कोई स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन है, कौन सा इन्फेक्शन है, उसको स्किन में कौन से एंटीबायोटिक ज्यादा इफेक्टिव हैं, एब्डोमेन में कौन से इफेक्टिव ज्यादा होते हैं। सब एंटीबायोटिक के अलग अलग काम है, अलग अलग वो है, तरीका है। बस ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस एरिया में देख रहा हूँ, अपने एरिया में देख रहा हूँ कि मोनोसेफ इस तरीके से धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं लोग कि मोनोसेफ जो रामबाण दवाई वही है। आज के बाद अगर कोई लगता है कि अगर कोई उससे आगे का कोई एंटीबायोटिक आ जाएगा तो सीधा लोग वही लगाने लगेंगे। टेजोबैक्टम लगा रहे हैं, ये 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक है भाई साहब। कि आपको अगर एंटीबायोटिक लगाना है आप सीधा एम्पेसिलिन से भी शुरू कर सकते हैं, ब्लड कल्चर करा सकते हैं, ब्लड कल्चर के बाद आप स्पेसिफिक दवाई दे सकते हैं। मगर हो प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमारे यहाँ, हमारे इस क्षेत्र में, ये प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पेशेंट को भी जल्दी है ठीक होने के लिए और डॉक्टर को भी जल्दी है कि उसको जल्दी ठीक करें। तो ठीक करेंगे तो मेरा नाम होगा, मेरा नाम होगा तो बार बार मेरे पास आएगा। उस चक्कर में क्या होता है कि जो हमारे मित्र लोग हैं, कई लोग हैं जो मोनोसेफ तो एंटीबायोटिक दे रहे हैं, ये 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक है। सीधा 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हो भाई? जब छोटे चाकू से ही केक कट जाएगा तो तलवार क्यों लगा रहे हो? अब कहो कि नहीं जी हम तो केक काटना है तो तोप से ही काटेंगे, ऐसा नहीं करिए। नहीं आप जो सर, मोनोसेफ का कह रहे हैं, क्या आप स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देना है, मगर एंटीबायोटिक आप 1st जनरेशन से शुरू कीजिए ना। आप 3rd जनरेशन सीधा क्यों दे रहे हैं? उसके बाद क्या दीजिएगा? सर मेरा सवाल ये था कि जैसे मतलब एंटीबायोटिक अगर किसी को बॉडी में शूट करना है तो हम मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा एंटीबायोटिक स्टार्टिंग पीरियड में दें और आप कैसे बेसिक एंटीबायोटिक से, आप बेसिक एंटीबायोटिक से स्टार्ट कीजिए ना। एम्पेसिलिन से स्टार्ट कीजिए, ओफ्लॉक्स से कीजिए, नॉफ्लॉक्स से कीजिए। क्या ये दवाइयां नहीं चलती थी पहले? ये भी दवाइयां चलती थी। ये जो 1st जनरेशन की दवाइयां हैं, जो एम्पेसिलिन हो गया, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इंजेक्शन होता था, जेंटामाइसिन लोग यूज करते थे। आज भी जेंटामाइसिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। अगर आज भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एम्पेसिलिन और जेंटामाइसिन मिलता है, वो हम आज यूज ही नहीं कर रहे हैं। हम सीधा मोनोसेफ और टेजोबैक्टम पे चले जाते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। वो करेक्ट नहीं है। अगर आपको मोनोसेफ और टेजोबैक्टम देना भी है तो आप उस पेशेंट का जो भी परेशानी है उसको, अगर आपको फीवर है तो आप उसका ब्लड कल्चर कराइए। तो प्रॉब्लम क्या है कि ब्लड कल्चर के लिए आप बोलिएगा तो पेशेंट ब्लड कल्चर कराएगा नहीं, क्योंकि उसको उसमें पैसे लग रहे हैं। तो कोई भी जो भी एंटीबायोटिक देना है, एंटीबायोटिक जो है उसको आप ऐसे स्टार्ट कीजिए कि आपके पास लिवरेज रहे। अगर आपने एम्पिसिलिन दिया है, उससे नहीं ठीक हो रहा है तो ओफ्लॉक्सासिन दीजिए, ओफ्लॉक्स से नहीं हुआ नॉर्फ्लॉक्स दीजिए। आप धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। आप सीधा आप टेजोबैक्टम और इमिपेनम देने लगिएगा तो उसके बाद आपके पास रह क्या जाएगा? कैसे क्या एंटीबायोटिक दोगे फिर? ये मैं जो देखिए, मैं जिस पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हो उसको मैंने नहीं देखा है, देख आप ही रहे हो। मेरा एक सलाह है कि ट्रीटमेंट जो है इस तरीके से अगर करेंगे तो पेशेंट तो आपका उस समय के लिए तो ठीक हो जाता है। उस समय जो देखिए, स्टेरॉइड का काम होता है इन्फ्लेमेशन को ठीक करना है। वो इन्फ्लेमेशन को कैटलिस्ट का काम करता है और वो जरूर हेल्प करता है स्टेरॉइड। बट स्टेरॉइड हर एक केसेस में नहीं देना होता है। हम तो यहाँ देखते हैं कि फीवर के केस में भी लोग स्टेरॉइड दे देते हैं। वाइसलोन चल रहा है भाई साहब, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है भाई। तो उसको उतने की जरूरत नहीं है, उससे कम में काम हो सकता है। तो जब आप अच्छा प्रैक्टिस करोगे अभी आपको लगेगा, अभी आपको महसूस होगा कि नहीं यार ठीक है। आप उन्हें आप एंटीबायोटिक भी दीजिए और उन्हें एक्सप्लेन भी कीजिए। मैं वही कहा कि आप पेशेंट को तो ट्रीट कर रहे हैं, पेशेंट के माइंड को भी ट्रीट कीजिए। तब जाकर के आपको धीरे धीरे एक समय आएगा जब लोग आपको समझने लगे कि यस ये डॉक्टर को समझ में आता है, ये डॉक्टर तरीके से ट्रीटमेंट करता है। तो सर भेड़ चाल चल रहे हैं। तो सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट आया, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसको फीवर है, उसको हमको एंटीबायोटिक देना है या फिर मतलब जो भी देना है, ठीक है, हम मतलब उसका पेशेंट्स को समझ लिए कि उसको फीवर है, माथा दर्द है और एनीबडी और कुछ है, ठीक है, तो उसको मान लीजिए हम कैसे जानेंगे कि ये एंटीबायोटिक उसको सूट कर ही जाएगा?
सीधा एंटीबायोटिक आप कर रहे हैं, आपने उसका बीपी चेक किया, हेडेक हो रहा है उसका बीपी चेक कीजिए, ब्लड शुगर चेक कीजिए, उसका सीबीसी काउंट कराइए, काउंट नहीं बढ़ा हुआ है तो इन्फेक्शन नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है तो एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हो? फिर तो आप सिंपल सिंपल पैरासिटामोल से भी ठीक कर सकते हो, जी जो जैसे सिंपल वायरल। जी जी सर, आपसे भी मैंने पेशेंट को कंसल्टेशन करवाया है, आपके प्रिस्क्रिप्शन में ऐसे नॉर्मल सा एंटीबायोटिक आया, लेकिन मतलब पेशेंट ठीक हो चुका है, ठीक है। लेकिन जैसे और सभी डॉक्टर हैं, बहुत सा हेल्थ पार्टनर मतलब इसमें है, जो डायरेक्ट ये 625 लिखते हैं, कोई सेफोडैक्सिम लिख देते हैं, कोई तजार इंजेक्शन लिख देते हैं। तो मतलब हमको, मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हम किसी को बॉडी में इंजेक्शन कर ये दे रहे हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि उसको, मतलब टेस्ट कैसे करेंगे कि इसको बॉडी में सूट कर ही जाएगा? तो उसके लिए कल्चर है ना, ब्लड कल्चर और सेंसिटिविटी है। मान लीजिए अगर वो ब्लड टेस्ट नहीं करवाता है, तो ऐसे हम मतलब कैसे मतलब जान सकते हैं बिना ब्लड टेस्ट? तब तो नहीं, तो तब आप जनरल एंटीबायोटिक दीजिएगा। और एंटीबायोटिक मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिंपल एंटीबायोटिक्स दीजिए ना, उससे भी ठीक होगा पेशेंट। नहीं, जैसे और वो डॉक्टर से मतलब ये करवाया था, तो उसने लिख दिया कि मोनोसेप AST फॉर IV स्लो IV। नहीं, मैं अपना जो प्रैक्टिस राकेश करता हूँ, मैं अपना जो राकेश बता रहा जो करता हूँ वो मैं राकेश आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राकेश राकेश सर, मुझे लग रहा है कि जो डॉक्टर साहब ने जो कहा वो बहुत ही क्लियर है कि जब हम नहीं समझते हैं, जब हमने कल्चर उसका नहीं कराया, जब हमने कोई टेस्ट नहीं कराया, तो हमें बेसिक से शुरुआत करनी चाहिए। हमें सीधा ही थर्ड जनरेशन के एंटीबायोटिक्स को नहीं जाना चाहिए, बस ये फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं। बाकी जो प्रैक्टिसेस आप अगर अलग दूसरे डॉक्टर्स प्रैक्टिस का कोई हर एक लोग उदाहरण, हर एक लोग हाँ, अलग तरीके से प्रैक्टिस अलग करते हैं। तरीके से करते हैं जो हमें सब। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने पार्टनर्स को एक्सप्लेन करना, समझाना करेक्ट। कि जो करेक्ट चीज है उसको प्रैक्टिस कीजिए। जब वो प्रैक्टिस कीजिएगा तो जियो का भी नाम होगा और आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, को लोग जानेंगे कि हाँ, समझ बूझ करके ये दवाई देता है। सर एक आप छोटा सा अगर मैं अपना एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जब मैं यहाँ शुरू में जब प्रैक्टिस यहाँ शुरू किया तो इन्वेस्टिगेशन लिखता था, तो ये का जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन कराए का जरूरत है। तो मैं उनको एक्सप्लेन करता था कि ना करावे का फायदा ई होए। हम भोजपुरी में बोल रहे हैं, अगर कुछ भोजपुरी वाले समझ रहे हो तो हम कह रहे सर, कोई बात नहीं। हाँ, तो हम उनका ये समझावे ही कि इन्वेस्टिगेशन करा से फायदा होए कि कुछ ना निकलल तो जान बचल, और निकलल तो ट्रीटमेंट करल जाए। जांच इसलिए कराइए कि कुछ निकलेगा तो उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं निकलेगा तो खुशी मनाइएगा कि हमको ना HIV है, ना STD हुआ है, ना हेपेटाइटिस है, ना ये है। तो जांच करा लेने से आपको वेस्ट नहीं जाना है। ये अपना सर बोल रहे हैं स्टेरॉइड दवा कब यूज करना चाहिए सर? हाँ जी। स्टेरॉइड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जैसे आपने बोला कि सर वैसोलोन से स्टार्ट कर देते हैं लोग, वैसोलोन दे देते हैं, तो उसका मतलब उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। स्टेरॉइड का काम कोई स्पेसिफिक जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, जहां बहुत ज्यादा जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मेडिसिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उन केसेस में दिया जाता है, ना कि नॉर्मल पेशेंट में स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए। गलत है वो यूज करना, ठीक है कहीं सर। भी नहीं एक्सप्लेन किया जाता है। उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। जी सर। वो हेल्प आई, जरूर करता आई, है, उस समय आपको लगता है कि ठीक हो गया है मेरा पेशेंट, बट आप ये जान लीजिए कि उसके साइड इफेक्ट्स जो आपके बेनिफिट से ज्यादा उसके साइड इफेक्ट्स है। कोई भी दवाई आप देते हो तो उसके बेनिफिट्स आप सोचते हो ना कि इससे ये दूंगा तो ये फायदा होगा, ये दूंगा तो ये फायदा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट करते हो पेशेंट का। तो अगर उसको अगर तराजू में तौलेंगे तो आप अगर स्टेरॉइड देते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। वो प्रैक्टिस से निकालना चाहिए स्टेरॉइड को। जब बहुत ही जब सीरियस चीजें हैं, जैसे कोई ड्रग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कोई बीमारी हमने ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उससे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और वो है इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है, जहां भी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है उसमें आप स्टेरॉइड दे सकते हैं। बट स्टेरॉइड कॉमन आदमी को मत दीजिए, उसकी इम्यूनिटी खराब होती है, पेशेंट की इम्यूनिटी खराब होती है। वो आज तो ठीक हो जाएगा आपके पास, उसके बाद वो जब आएगा लौट करके आपके पास, आप ही को संभालना मुश्किल हो जाएगा उस पेशेंट को। बिल्कुल प्रैक्टिस सही। अच्छा हेल्दी प्रैक्टिस कीजिए,
नीट प्रैक्टिस कीजिए, मैं कह रहा हूँ आपके पीछे लोग आएंगे। और अब अभी आपकी, जैसे मैं आपको राकेश जी देख पा रहा हूँ, आपकी कोई उम्र भी अभी ज्यादा नहीं है। जी सर। पहले आदमी बनाइए, कनेक्ट कीजिए, लोगों से जुड़िए, पेशेंट से जुड़िए, पेशेंट के परिवार से जुड़िए, फिर देखिए लोग आप ही को नहीं खोजेंगे तब कहना। कोई पेशेंट आता है, उसके दादा, बाबा, नाना और बच्चे तक का नाम जान लीजिए, तब मैं समझू, तब कहोगे कि हाँ इस गांव का प्रैक्टिशनर है राकेश। बहुत वो महत्वपूर्ण जरूरत बात है। कहा है सर आपने। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने सर कही है, और मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल है हमारे पार्टनर्स के लिए भी, कि जब भी हम ट्रीटमेंट करें, राइट ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। हम एकदम से रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे तो शायद वो कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। जी पेशेंट के लिए तो हो ही जाएगा, हमारे लिए भी आने वाले समय में हो जाएगा विद द टाइम, तो थोड़ा सा हमें मैं उसे ध्यान देना है। इंटरप्ट कर रहा जी हूँ। जी लाइफ जी में कहीं शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट सर होता सर तो आप यहाँ नहीं बैठे होते, प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, आप अंबानी के यहाँ पैदा हो गए होते, सही फिर बात तो है आपको चिंता ही नहीं होती। सही तो बात लाइफ में शॉर्टकट नहीं है, जो रूट है आदमी को वही रूट लेना चाहिए, उसी तरीके से चलना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं होता है कि आप रात में नहाते हो, एक समय है कि सुबह प्रातः काल जब आप उठते हैं तो जो क्या कहते हैं, वो जो सुबह का जो समय होता है तो ब्रह्म मुहूर्त होता है, आप उस समय एक्सरसाइज करते हो, नहाते धोते हो, तो वो एक रूटीन बना हुआ है। अब रात के 12 बजे थोड़ा ही नहाते हो, नहा के सेंट वेंट लगा कहाँ जाओगे, कहीं जाने लायक ही नहीं हो। तो सुबह नहा करके अपना तैयार होते हो, नाश्ता करते हो, उसके बाद क्लिनिक जाते हो, फिर दोपहर लंच लेते हो, एक रूटीन बना हुआ है। सो स्टेप वाइज उसी तरीके से चलिए, नेचर के साथ चलिए, उसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। और लॉन्ग रन में मैं कह रहा हूँ, लॉन्ग रन में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। शॉर्टकट मत लीजिए किसी चीज, किसी भी समय किसी को कुछ कहने दीजिए, हंसने दीजिए, आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं है, मगर आप वही प्रैक्टिस कीजिए जो आपको सही लगता है। दूसरों की मत सीखिए, करे उसके पास तो 8 पेशेंट रहने दीजिए, 50 पेशेंट रहने दीजिए, आप 4 ही को ऐसे बना लीजिए। देखिए हमारे यहाँ अंग्रेजी में एक SWOT एनालिसिस होता है कि स्ट्रेंथ करेक्ट आपका आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपका अपॉर्चुनिटी क्या है, और आपके थ्रेट्स क्या है। तो स्ट्रेंथ वो हुआ जो आप जानते हो, वो आपके लिए आपका आपका स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को और बढ़ाओ। जो आपकी कमजोरी है, जो आपका वीकनेस है, उस वीकनेस को कन्वर्ट कर दो स्ट्रेंथ में। जो अपॉर्चुनिटीज है उस पर ध्यान रखिए कि क्या क्या मैं करूंगा तो क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। और थ्रेड्स जो है, जो जो आपके अगेंस्ट वाले लोग हैं, उनको कैसे काट करना है उसका जुगाड़ लगाओ। बहुत अपने महत्वपूर्ण आप बात कही है आ, सर आ, आपने। अपने आप जीत जाओगे। ये मेडिकल साइंस के साथ साथ मैनेजमेंट का एक लेशन है, जरूर नहीं, हमारे पार्टनर्स को भी इस पे ध्यान देना जरूर चाहिए। नहीं, मैं MBA ग्रेजुएट हूँ इसीलिए दैट इज वाई ही वाज सेइंग कि एक्सप्लेन स्वॉट कर रहा एनालिसिस हूँ। भी, हाँ स्वॉट एनालिसिस भी हमें करना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस जब हम करेंगे तो हम अपने स्ट्रेंथ पे ज्यादा विश्वास रखेंगे, वीकनेस को ऑब्वियसली हम उस पर वर्क करके हम उसको स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाएंगे, उसको अरे छोटा आप करने का और प्रयास लोगों से तो अलग हो ना, कि आप जियो के साथ जुड़े हो। आप जियो के साथ जब जुड़े हो करें। तो आपका स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी बढ़ गया आपके बगल वाले प्रैक्टिशनर से। वही वही बात समझ बात रहे की हो? वजह वही बात सर धर्मेंद्र सर, तो हम जब आप भी आपका पार्ट जो स्ट्रेंथ है, आपका जो स्ट्रेंथ है वो तो है कि आप डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे हो, मगर आप आपका एक प्लस पॉइंट और है कि आप जियो के साथ जुड़े हुए हो। आज अच्छे डॉक्टरों के साथ संवाद कर रहे हो, अपने अच्छे टीम के अपने जो यार दोस्त हैं, जो आपके और प्रैक्टिशनर जो पार्टनर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। तो आपका एक स्टेप उस आदमी से ऊपर है जो आपके बगल में प्रैक्टिस कर रहा है। बिल्कुल ठीक सही। है, वो पॉजिटिविटी रखिए। हाँ जी। ये बात सर हमारे साथ पार्टनर्स की जब भी होती है, हमारा भी यही रहता है कि सर आप, कई बार ना पार्टनर्स का ये रहता है कि सर ऐसे प्रैक्टिशनर पास नहीं है, हॉस्पिटल्स पास नहीं है, तो हमारा भी ये रहता है कि हम इनको कन्वे करें कि सर आप जिस क्लिनिक को खोले हो एक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है, क्योंकि आपके साथ आपकी जो एक्सपर्टीज है वो तो है ही, साथ में 150-200 डॉक्टर्स और हमारे साथ जुड़े हैं जिनकी एक्सपर्टीज आपके साथ है। एक मैनेजमेंट के साथ साथ 100-150 डॉक्टर्स जो हमारे साथ है उनकी भी एक्सपर्टीज तो आपकी एक्सपर्टीज है। तो आप इसको समझें, और बगल वाला जो क्लिनिक चल रहा है, जो आसपास में लोग चल रहे हैं, उससे आप बहुत ऊपर हो, इस चीज को आप भी रियलाइज करें। जब आप रियलाइज करेंगे तो उसको आप
आत्मसात करेंगे अपने अंदर और तब हम बेहतर रिजल्ट की तरफ जाएंगे। सचिन, मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक बार विकास चौधरी जी हाथ ऊपर किए हुए हैं, रेज किए हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं, हमारे झारखंड के पार्टनर हैं। सो विकास चौधरी जी, आपका तो सबसे पहले स्वागत है सर, और आप जरूर पूछें अगर आप कुछ जानना चाहते हैं हमारे डॉक्टर साहब से, ये भी बिहार के ही हैं, कुछ जानना चाहते हैं सर तो आप जरूर पूछें सर। विकास सर। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्ते विकास जी, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको टाइम देने के लिए। बिहार में कहाँ से हैं आप? झारखंड से हैं सर, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। झारखंड, गिरिडीह से। हाँ अच्छा, ठीक है, जी। बहुत बढ़िया। और सर आपका कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन एक सिर्फ दवा के बारे में हमको पूछना था, जहाँ सब तो सुन चुके हैं सर आपसे। हाँ तो बोलिए। हिकअप के लिए कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक दवाई आता है क्या? देखिए हिकअप के लिए कि उसके पहले सबसे पहले कॉज हमें बीमारी क्या है, होता है हिकअप जी क्यों होता है। तो हाँ हमारा एक वेगस नर्व होता है जो स्टमक में होता है, जी उसके स्टिमुलेशन के चलते हिकअप आता है। जी तो वो स्टिमुलेशन कई बार होता है कि आपका किडनी अगर खराब हो हम्म तो आपको किडनी का जांच जरूर कराना चाहिए, एक लीवर का जांच कराना चाहिए। अच्छा तो इनमें हिकअप्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इनमें अगर क्रेटिनिन, यूरिया क्रेटिनिन ये सब कुछ बढ़ा हुआ है तो हम्म उसमें हिकअप्स आते हैं। और हिकअप को ट्रीट करने के लिए आप म्यूकेन जेल सिरप आता है, हाँ म्यूकेन जेल जानते जी होंगे। हाँ तो जानते हाँ म्यूकेन जेल में क्या है, एनेस्थेटिक एजेंट है, हाँ एनेस्थीसिया उसमें रहता है और एंटासिड भी होता है। हम्म तो उसको एक एक ढक्कन करके ना, मतलब 4 ढक्कन तक पिला सकते हो एक बार में। जी जैसे एक ढक्कन दिया, उसके 5-10 मिनट बाद एक और ढक्कन दे दिए, फिर 5-10 मिनट। उससे क्या होगा, वो जब स्टमक में जाता है तो एक लेयर बना देता है स्टमक में। जी और जो इरिटेट हो रहा है, जिसके चलते हिकअप आ रहा है, वो हिकअप सुन होने के चलते वो बैठ जाएगा। फिर आपको लगेगा कि ये तो डॉक्टर साहब जादुई छड़ी लगा दिए कि मैं ठीक हो गया। हम्म आप ट्राई हम्म करके देखना और उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये जी रीजन सर। क्या है, क्यों इसको हिकअप्स हो क्यों रहे हैं। उसके लिए उनको इन्वेस्टिगेट कीजिए। हाँ प्राइमरी में उसको दे सकते हैं सर। हाँ जी। जी वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। और विकास जी धन्यवाद जो आपने इतना महत्वपूर्ण सवाल पूछे, ये हमारे और भी पार्टनर्स के लिए एक बहुत हेल्पफुल हो सकता है प्रैक्टिस में यूज करने के लिए। आयांश क्लिनिक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर और हैंड राइज किए हैं। मैं चाहूंगा कि सर जरूर आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से तो आप पूछें सर। हाँ हाँ सर, आप अपने आप को भी अनम्यूट कर सकते हेलो जी सर, नमस्कार सभी को। नमस्कार हैं। सर। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा धर्मेंद्र सर को। थैंक मैं यू। लगभग ज्यादा नहीं 4-5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कई जगह ठीक है रह भी चुका हूँ कई डॉक्टर को, बट ऐसा सुझाव आज तक मुझे किसी ने दिया नहीं। और मैं सोचता भी था कि ऐसा मुझे कोई गुरु मिले जो स्टार्टिंग स्टेप से, अभी बच्चा जो हमारा छोटा होता है ठीक है तो उसको उंगली पकड़ के हम चलाते रहते हैं, फिर ठीक है वो मतलब सोच वो सारी रास्ते हमको आज तक किसी ने बताया नहीं। तो वो सारी चीजें हम जियो के साथ जुड़े, आज मुझे वो जानकारियां मिलती जा रही। सोचता था मैं अकेले होने की वजह से ये प्राइमरी हेल्थ, जैसे क्या होता है हम गांव में जब बैठे हैं तो कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, बट नाम तो हम डालते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, ट्रीटमेंट करते हैं हॉस्पिटल वाला। बट ये चीज मैं सर काफी बार सोचता हूँ, करता भी हूँ, ठीक है पेशेंट चले जाते हैं हमारे यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, एक बहुत तराई इलाका है, लगभग 35 से 40 लोग बैठे हुए हैं। प्राइमरी हेल्थ करने की वजह से पेशेंट हमारे इधर उधर चले जाते, फिर अपने आप में सोचता हूँ मुझे कोई सुझाव नहीं देता है, सलाह नहीं मिलता है कि मुझे मेरी उत्साह कोई बढ़ाए ऐसा मैं प्राइमरी हेल्थ केयर करूँ। फिर मजबूरी में मुझे भी ठीक है उन लोगों को देख के वो सारा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बहुत अच्छा लगा मुझे धर्मेंद्र सर ने जो सुझाव दिया, अगर ऐसे हमारे ठीक है वीकली मीटिंग होते रहेंगे, सुझाव मिलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं हम लोगों से जो ठीक है अनबन होती है या कुछ होता है पेशेंटों के साथ, वो सारा चीज हम लोग सुधार कर लेंगे। किसी के साथ ठीक है मजाक नहीं करेंगे, एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग मजाक बना के रखें पेशेंटों को। कहते नहीं किसान में वो खेती, उसी तरीके से डॉक्टर लोग भी कहते हैं ये हमारी खेती हो गई है। नहीं वो मगर सही नहीं है, कहीं ना कहीं आपको तो जवाब देना है और जी ऊपर वाले को जवाब देना है, आज नहीं तो कल देना है जवाब।
जब वो आप मुश्किल वहां हो तो दूर जाएगा। की बात है सर, वो प्रॉब्लम यहीं खड़ी हो जाती कहीं ना कहीं किसी दिन। ठीक है, अभी जैसे आपने कहा स्टेरॉइड टेबलेट, ये सारी चीज हम चलाते गए, हमको जाने अनजाने में हमने ट्रीटमेंट किया अपनी वाहवाही के चक्कर में, फिर वो पेशेंट खुदा न खास्ता डेथ कर जाता है, तो हमको जवाब तो यहीं देना पड़ जाता है, वहां तो बहुत दूर की बात है। सही बात। यहाँ तो देना पड़ जाता है, फिर ऊपर भी जवाब देना होगा कि आपने ये गलत क्यों किया वो जानते तो बात हुए। की बात है सर, बट वही चीज। कोशिश आदमी को यही करना चाहिए। जी देखिए लाइफ बहुत छोटी है। जी, स्टार्टिंग में हुआ सर यही चीज, हम जब बैठे यहाँ पे तो हमने स्टार्टिंग जेंटामाइसिन, ठीक है, और सारी जैसे क्या हुआ मेगापेन वगैरह, ये सारी चीज चलाते थे पेशेंट। यहाँ हमने देखा, जब आए हम घर से अपने काफी दूर 40 से 50 किलोमीटर दूरी पे, यहाँ हमने देखा मोनोसेफ और उसके बाद मोन्टाज, ये सारा ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर हम सोच रहे हैं, हम लगा रहे हैं जेंटामाइसिन, नेमैक्सासिलिन, ये सब चला रहे हैं, लोगों को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा है। फिर बोले भैया तुम ये वाला सुइया लगाते हो तो इससे रिलीफ नहीं मिलता, वो वाला लाओ, तुम वो जानते ही नहीं हो, ये लगाओ, यही लाए थे वहां से तो ठीक हो जा रहा है। नहीं, अब तो जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, तो कई जी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। जी तो उसके लिए हम अलग से एक अच्छी मीटिंग करेंगे, उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या करना है। मेरा मेरा जी जो आज के उसमें ये कहने की जरूरत है, एक मिनट होल्ड करेंगे, फोन है। जी सर। जी हाँ जोगिंदर, हाँ अभी मीटिंग में है, अभी आप मीटिंग से फ्री होकर बात करते हैं। जी सर, तो कोशिश हम यही करेंगे, जैसे मान लियो हम लोग ठीक है जियो के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसी के साथ साथ हम लोग को एक ठीक है ना ज्यादा तो थोड़ी बहुत जानकारी भी दी जाए। जैसे कुछ हमारे हेल्थ पार्टनर है जो नए एकदम ठीक है 2-4 महीना सीख के ओपनिंग कर लिए हैं, कुछ लोग 2-4-10 साल पुराने हैं, कुछ लोग 20 साल पुराने हैं, तो उनको धीरे धीरे जब अनुभव दिया जाएगा 1-2 घंटे का, मान लो अभी कोई टीम आती है, वो कह रहा है ठीक है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जियो से जुड़े हुए हैं, अब उस प्राइमरी हेल्थ के बारे में उसको पता ही नहीं, तो वो कैसे फिर टीम से ऑफिसर से बात कर सकता है। नहीं, ये प्रॉब्लम्स तो हैं। जी ये इसको ये हेल्थ, आप किसी के हेल्थ से किसी के हेल्थ का ट्रीटमेंट कर रहे हो, ये जी छोटा चीज नहीं है। जी किसी के लाइफ के साथ आप खिलवाड़ नहीं करना है। जी, आप उसके लाइफ, भगवान का आप दूसरा रूप सहयोग कर मिला हुआ सकते है। हो। हाँ जी, जी आप अगर उसको बुखार है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, जी उसको आगे हायर सेंटर में रेफर कर दीजिए। उसको जी कम से कम गाइड कर दीजिए कि भाई ये मेरे हाथ का नहीं है, मेरे कंट्रोल का नहीं है, ये ट्रीटमेंट तुम वहां कराओ। आप समझ लो कि फीमर फ्रैक्चर हो गया है, जी तो प्लास्टर तो आप भी वहां कर दोगे, टेढ़ा मेढ़ा तो उसका प्लास्टर भी, वो भी जुड़ जाएगा, जी ऐसा नहीं कि नहीं जी जी जुड़ेगा। बिल्कुल। वो टेढ़ा जी होकर के लंगड़ाता हुआ जिंदगी भर चलता रहेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप अच्छी सलाह दे दीजिएगा कि भैया ये फ्रैक्चर यहाँ से हो गया है, उम्र इतनी छोटी है इसकी, और इसको ट्रीट किया जा सकता है, आप प्लेट्स लगाए जा सकते हैं, प्लेटिंग करके आपका जो ट्रीटमेंट है वो उस ड्यूरेशन कम हो जाएगा। जी आदमी को मालूम नहीं पड़ता, तो अरे ऑपरेशन कराना है, ये नहीं रियलाइज करता कि जब 1.5 महीना वो बिस्तर में बैठा रहेगा तो टोटल लॉस 1 लाख से 2 लाख है। जी मगर वो प्लेट लगा लेते तो 50,000 में काम हो जाता है। जी क्योंकि वो जब काम नहीं कर रहा है, 1.5 महीने बिस्तर पर ही बैठा हुआ है, तो ना वो कमा रहा है ना कुछ कर पा रहा है। जी तो लॉस जो है वो कैलकुलेट जोड़ नहीं पा रहा है, मगर अगर जोड़ेगा तो 1.5-2 लाख रुपए से ज्यादा वो उसमें उसका वेस्ट हो जाता है ट्रीटमेंट करने में, कहीं से कमाई नहीं हो रही है। तो उसको प्रॉपर गाइडेंस दे देना कि भाई तुम, ऐसा है, ये फ्रैक्चर हुआ है, फीमर का फ्रैक्चर है, आप चले जाओ अच्छे ऑर्थोपेडिशियन के पास, उनके यहाँ प्लेटिंग करा लो। प्लेटिंग कराएगा, 4 दिन के बाद वो चलने फिरने लगेगा, जी उसकी हीलिंग प्रोसेस बेटर हो जाएगी। जी अब साइंस जो डेवलप किया है उसके बारे में तो हमें नॉलेज होना चाहिए, जब नॉलेज होगा तभी आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे ना। जी और या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको लगता है कि नहीं यार, यही प्लास्टर लगाते हैं, धीरे धीरे ठीक होगा, 1.5 महीने तक तो मेरा पेशेंट कहीं नहीं जा रहा है, नहीं, यहाँ गड़बड़ है। जी 1.5 महीने उसको तक अब उसको केवल, प्लास्टिंग करते हैं, उसके बाद फिर उसको हम कहते हैं नहीं, अब आपको लास्ट में ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। हाँ, ठीक नहीं जी हुआ, ठीक से नहीं जुड़ा है, जुड़ नहीं पाया, एडजस्ट नहीं हो पाया, टेढ़ा। आप तो सियाम तो यूज कर नहीं रहे हो, सियाम होता है, एक्सरे तो जी दे यूज कर नहीं रहे हो, जब आप उसको अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो, जब दोनों हड्डियों को, तो ऐसे अगर हड्डी पड़ा हुआ है तो आपको मालूम नहीं, ऊपर से देख पा नहीं रहे हो, वो खींच जी खांच करके आप हाथ से दबा के केवल देख रहे हो कि हाँ हड्डी जगह पर है, चलो ठीक है अब यहाँ पर प्लास्टर कर दो। जी
मगर वो राइट चीज नहीं है। राइट चीज तो ये है कि आप उसे प्रॉपर गाइड कर दो कि भाई ये चीज जो है ये यहाँ तक मैं हैंडल कर सकता हूँ, तुम्हें दर्द का दवाई दे सकता हूँ, ये एंटीबायोटिक दे देता हूँ, ये तुम्हें कोई इन्फेक्शन ना हो, ये प्रॉब्लम है, मगर तुम ये किसी ऑर्थोपेडिशियन से दिखा करके इसका प्रॉपर इलाज करा लो। उसको अगर वो गाइड करोगे ना तो वो आपका पेशेंट बन जाएगा वो आगे आने वाले समय में। तो और कुछ नहीं यार, इस लालच नहीं करता है ये, हमें गाइड तो कम से कम ठीक करता है। जी तो मेरा शुरू से जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नीट और अच्छा प्रैक्टिस कीजिए, चीजें आपके साथ अच्छी होंगी। लाओ लिख करके कहीं स्टैम्प पेपर में दे देता हूँ। नहीं, ये तो कंफर्म है सर। अगर हाँ। हमारे बस की बात, हमने 2 दिन 3 दिन 4 दिन ट्रीटमेंट किया, समझ में आता तो ठीक है, नहीं उसको सीधा सलाह दे देता हूँ, भैया ठीक है इससे आगे आप जाके इन डॉक्टर को दिखा लीजिए। हाँ बेटर यही होता है। हमने 2 से 3 Yes. दिन ट्रीटमेंट किया, उसको रिलीफ अगर होता है तो खुद ब खुद मुझे कहना नहीं पड़ेगा, खुद पेशेंट आता है। अगर नहीं आराम मिल रहा है तो उसको हमारा मतलब यही बनता है कि आप आगे जाके कहीं किसी और को दिखा लीजिए। और एक चीज हम यहाँ और देखते हैं जी, एक सर हम यहाँ और देखते हैं, जैसे मान लीजिए अभी 1-1.5 महीने का कोई बच्चा है या 6 महीने का बच्चा है, उसको सबसे पहले हम लोग, हमारा मतलब जो सोच है, हम ये कहते हैं कि पहले उसको ठीक है मेडिसिन दी जाए, अगर उससे ना रिलीफ मिले तो फिर उसका ब्लड जांच वगैरह सारा सब कुछ करवा जाए, फिर इंजेक्शन। यहाँ क्या करते हैं, अगर पेशेंट को हम दवा देते हैं, 2 दिन आराम नहीं मिलता, तीसरे दिन वो क्या करता है, दूसरे डॉक्टर के पास। अब उसको मान लीजिए 6 महीने के बच्चे, उसको सिफेक्जिम हमने 50 mg चला है, वही पेशेंट क्या करता है, दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, वो सिफोटाक्सिम 100 चला देता है, सर वहां से ठीक हो जाता है, फिर वो कहता है आपके यहाँ दवा लेके ठीक नहीं हुआ। नहीं, वो तो ठीक हुआ है आपके दवाई से। जी वो ठीक हुआ आपके दवाई से, और 3 दिन तो जो एंटीबायोटिक उसको 5 दिन चलना था, तो 3 दिन आपने एंटीबायोटिक दिया है, वो तो ठीक उससे हुआ है। जी वो जो दूसरे डॉक्टर के पास गया है उसके तो वो बेनिफिट उसका ले लेता है। जी इसीलिए कह रहा हूँ कि जब भी किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे हैं उन्हें एक्सप्लेन करिए कि जी म्यादी बुखार है, ये दवाई दे रहा हूँ मैं, इसमें आपको सफेक्सिम दे रहा हूँ, तो ये दवाई जो दे रहा हूँ ये चलेगा 5 दिन से 10 दिन तक हम चलाएंगे, बुखार तीसरे दिन के बाद जाएगा, नीचे होगा। आप पहले से इसको एक्सप्लेन करो, उसको क्लियर कर दो, तब वो बट इधर सर उधर नहीं दिक्कत भटक। यही होती है ना, पेशेंट वेट नहीं करता है। नहीं तो आप अगर एक्सप्लेन भी नहीं करते ना, आप एक्सप्लेन करोगे तो नहीं भटकेगा, अगर वो एक्सप्लेन करते आप हैं पर उतना जी विश्वास है तो। जी जी सबसे पेशेंट सबसे को जो बात सबसे जो महत्वपूर्ण बात जो है आयंस जी, वो ये है कि हमें अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर वो नहीं समझता है, काउंसिल करना हमारा काम है, बताना उसको हमारा काम है, गाइड करना हमारा काम है, क्योंकि हम उसी के प्रैक्टिशनर हैं। जी बाकी जो नहीं समझे वो एक्स फैक्टर है, कुछ चीजें कंट्रोलेबल है, कुछ अनकंट्रोलेबल्स होती हैं। जी अनकंट्रोलेबल्स पे हमें फोकस नहीं करके हमें कंट्रोलेबल्स पे करना है। एक जी चीज तो ये है। दूसरा है कि सर आपके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, आप जब भी चाहें आप अपने ही पैनल पे स्पेशलिस्ट को भी रेफर करने का आपके पास ऑप्शन है, इसलिए आपने ये लिया भी है, उसका भी जी इस्तेमाल आप जरूर करें। डॉक्टर से सलाह हमेशा बेहतर है। एक और महत्वपूर्ण चीज जो आपने कहा था कि ऐसे होते रहें, हमारा प्रयास रहता है हर वीक हम एक डॉक्टर्स के साथ आए और जी डॉक्टर की बातों को समझे। हमने पीछे भी करा है और ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि हर जी वीक एक डॉक्टर हम कनेक्ट होते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप सबकी जो अनुभव है उसको बढ़ाने के लिए वो हमारा प्रयास रहता है, क्योंकि आप जितना स्ट्रांग होंगे, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं जहाँ पे आप चला रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी एजुकेशन लेवल भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से आप ट्रीट करते हैं, जो आपका अप्रोच होना चाहिए ट्रीटमेंट का, जो धर्मेंद्र सर बात कर रहे हैं कि हमारा अप्रोच जो होना चाहिए वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए टुवर्ड्स पेशेंट। ठीक है, तो वो चीजों पे हमारा भी फोकस रहता है सर। हम आगे भी ऐसे कंटिन्यू रखेंगे, है ना। और भी डॉक्टर्स के साथ हम सब जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे। विपिन पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्कुराते हुए चेहरा विपिन पंडित जी का। विपिन सर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप जरूर पूछें, और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। छोटा छोटा सवाल सर मैं निवेदन करूंगा क्योंकि समय हमारा खत्म हो रहा है। तो विपिन सर हैं, सुदामा सर हैं और राजेश साहू जी हैं, ये 3 सवाल हम लोग लेंगे छोटा छोटा। सर आपसे निवेदन है कि कृपया आप इसको कंसाइज रखें थोड़ा। हेलो हाँ जी विपिन जी नमस्ते। आवाज आ रही है? जी आ सबसे रहे पहले सर को, पहले बिहार के सर हैं, मैं भागलपुर से हूँ, और भागलपुर बिहार से मेरा नाम विपिन पंडित हुआ, जियो मित्र क्लिनिक सुल्तानगंज जी से। सर को बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे जियो पैनल पे आए हुए हैं बिहार में। सर एक बात बताएं कि जिस मरीज का 4 साल से एचबी हेमोग्लोबिन
2 से नहीं बढ़ता है नहीं घटता है, सर सोल्यूशन क्या हो सकता है? एज कितना है? उम्र सर इनका जो है 39। 39 तो बहुत यंग है। इस यंग एज में ऐसा होना नहीं चाहिए। आप क्या क्या ट्रीटमेंट इनको दे चुके हैं? इनको ट्रीटमेंट में सर इनका मतलब ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन है आयरन फोलिक एसिड जो मेडिसिन चलता है ये सारा चीज चल रहा है। तो ओरली दे रहे लेकिन हैं इनका केवल? नहीं और कुछ द मेडिसिन इनके हैं, लेकिन इनके जो आज 3 महीने तक डेक्सोरेंज वगैरह भी चला है हमारे पास से डॉक्टर, लेकिन इसका मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। लेकिन आखिर इसके अंदर में कमी कहाँ आ रही है जो इसका तो इसका हो नहीं पा रहा? हाँ, तो इसका बोन मैरो का स्टडी कराना पड़ेगा। बोन मैरो, हाँ, तो बोन बोन मैरो हमारे तो जी जी हाँ बोन मैरो का स्टडी करना पड़ेगा और उससे मालूम पड़ेगा कि क्यों आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज बनने में क्या मुश्किल हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और ये अनीमिया जो है वो कौन से टाइप का अनीमिया, अनीमिया भी कई प्रकार के होते हैं, कौन सा अनीमिया है। आप कह रहे हो कि फॉलवाइट भी दे रहे हो और आयरन भी दे रहे हो, इंजेक्टेबल आपने दिया है कभी? अभी हमारे मतलब पैनल पर से ही चल रहा है मेडिसिन, लेकिन उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बहुत जगह से ही मेडिसिन चल चुका है 4 साल से कंटिन्यू, क्योंकि 8.2 से उसका नहीं घटता है नहीं बढ़ता है। नहीं तो 4 साल से अगर चल रहा है तो उनको आप बोन मैरो का स्टडी करवाइए। अच्छा अच्छा, तो सर बोन मैरो का उसको बड़े करने के लिए सर उसको ड्रिल करके उसको उससे निकाला जाएगा बोन से उसको? हाँ 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 हाँ, वहां से निकाला जाता है, कूल्हे के हड्डी से निकाला जाता है, जी वहां से निकाल के उसकी स्टडी की जाती है। पर हेमेटोलॉजिस्ट आ, होते हैं वो बताते हैं, जो जो ब्लड के बारे में ही जानते हैं, उनसे जी 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 ओपिनियन फिर लेना पड़ेगा कि क्या रीजन है। तो उससे हमें मालूम पड़ेगा कि कॉज क्या है, क्या प्रॉब्लम है जो कि आरबी जो हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, जी आरबीसी क्यों कम है। आरबीसी जब बढ़ेंगे तभी हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। जी 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 जी। और दैट मीन्स प्लेटलेट भी इनका मतलब मिनिमम रहता है 60,000, तो वही कह रहा हूँ ओनली कि 60,000। बोन मैरो स्टडी कराएंगे तो उससे हमें मालूम पड़ेगा कि ये जो ब्लड जो कंपोनेंट्स हैं, जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, जो बन रहे हैं, इसमें कहाँ कमी हो रही है वो बता पाएंगे। तो इनको किसी बड़े से, आप कौन से एरिया में, भागलपुर में हो तो आपके लिए तो जी जी पटना ही जी, पास होगा, पटना पास होगा। पटना 250 या वहां भी किलोमीटर। तो वहां भी भागलपुर में भी हॉस्पिटल्स होंगे। मेडिकल कॉलेज भागलपुर है। हाँ, तो मेडिकल कॉलेज में जरूर बोन मैरो होता होगा। आप वहाँ हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजिए पेशेंट को। अच्छा अच्छा। और इसमें सर एक बात है, इस मरीज के साथ में और क्या देखा गया कि इसका सीरम बिल्डोबिन जो है इसका सर भी बढ़ा रहता है, जैसे कि 2 पॉइंट समथिंग कुछ करके इस तरह से हमेशा रहता कंटिन्यू, ये नहीं डाउन होता नहीं अप होता है। स्प्लीन स्प्लीन तो नहीं बढ़ा हुआ है? नहीं सर, केवल सीरम बिल्डोबिन रहता है। अल्ट्रासाउंड कराए हैं? हाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह मतलब नॉर्मल था। नहीं, उसमें स्प्लीन देखिए, स्प्लीन का क्या अच्छा अच्छा स्टेटस है। अच्छा, स्प्लेन। हाँ जी। अच्छा अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया। आप इनसे मैं चाहूंगा सुदामा सर को एक बार आप अनम्यूट करें। सचिन, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े सुदामा सिंह की तरफ। सुदामा सर। हाँ सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्कार। सुदामा जी। सर, सुदामा सिंह बक्सर बिहार से मैं बोल रहा हूँ। काल बा। कहीं ठीक बा सर जी। कहने कि पेशेंट है जिससे आप बोल रहे हैं कि बिना स्टेरॉइड का बुखार ठीक कर देते हैं, तो यहाँ पर कुछ लोकल जो डॉक्टर होते हैं बिना स्टेरॉइड का मेडिसिन से बुखार नहीं ठीक पा रहे हैं। अगर हम लोग करते हैं तो ठीक होता है। एक इस तरह का पेशेंट हमारे पास आया है केवल स्टेरॉइड से जी रहा है, और उसका क्या है कि सीबीसी और केएफटी एलएफटी सब सही है उसका, फिर भी उसका बुखार नहीं जा रहा है। उसका यहाँ तक हिमेटो मतलब अल्ट्रासाउंड करा के देखा गया है, हिमेटोमेगाली लिखा है और गैस निकला हुआ है उसमें। तो इसको कैसे ट्रीट करें हम?
और पांडे सर देख चुके हैं एक बार उसको, तो अभी भी उसका नहीं, बुखार आइए जा रहा है। और दूसरी बात है फिर कि हर डॉक्टर उसको जिसे आप कहे मोनोसेफ लगा रहे हैं, वो भी लड़का मोनोसेफ लगवा चुका है, सिफोप्लाजोन भी लगा चुका है, और कई तरह के स्ट्राइक भी मेडिसिन खा चुका है, ओरली भी, इंजेक्टेबल भी। और अब उसको बताया गया है, बोल रहे हैं बड़े बड़े डॉक्टरों ने कि उसको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए उसको पपीता खिला रहे हैं, करी का पपाया का मतलब उसका इंजेक्टेबल टैबलेट दे रहे हैं ओरली एक बार डिपार्टमेंट। फिर से आप एक बार फिर से मुझे हिस्ट्री बताएंगे, क्या प्रॉब्लम उनको है? केवल उसको बुखार नहीं जा रहा है, बुखार नहीं जा रहा है, ठीक है। तो और करीब 1.5-2 महीना हो गया उसके। हमने ट्रीटमेंट 1.5-2 किया, महीने तो कुछ अपने अपने डॉक्टर पैनल से ही संपर्क किए, LFT KFT भी हो गया, CBC भी सही है, सब नॉर्मल अल्ट्रासाउंड आया है। प्लस सब नॉर्मल, हेमेटोमेगाली है, उसको लीवर की कुछ मेडिसिन चल रही है। हाँ, तो अब बढ़िया, सबसे बढ़िया बा एक तो ब्लड कल्चर करवावा, ब्लड कल्चर और अच्छा सेंसिटिविटी करावा। सर, उसका यूरिन आप कल्चर करा चुके हैं, उसमें मिकासिन और नॉरफ्लॉक्सासिन और ओफ्लोक्सिन उसकी सेंसिटिविटी बता रहा है, और जितने भी हाँ मेडिसिन लोग चलाए हैं सब मतलब के रेजिस्टेंस बता रहा है। ना, तो यूटीआई इसका मतलब है ना उसको। UTI के भी मेडिसिन चल रहा है। तो यूटीआई क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप उसका ब्लड, अगर बुखार नहीं जा रहा है तो ब्लड कल्चर जरूर कराइए। अच्छा ब्लड कल्चर से आपको बेनिफिट मिलेगा। आप ब्लड कल्चर कराइए, पटना भेज करके एक बैकटैक करके आता है, बैकटैक। एक बैकटैक कल्चर होता है, वो जल्दी 24 आवर्स में रिपोर्ट मिल जाता है। वो नहीं अगर करा अच्छा पाते हैं तो नॉर्मल वाला कराइए, पर ब्लड कल्चर कराइए। तो ब्लड कल्चर में आपको कल्चर सेंसिटिविटी मालूम है कि ब्लड में कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि सेंसिटिव रहेगा और उसको दिया जाएगा। अभी तक किसी ने ब्लड कल्चर नहीं कराया और सारी जांच करा ली है। हाँ हाँ, कोई आप नहीं एक बार कराया कराइए, बस। आप कराइए, मेरे कहने से कराइए। अच्छा अच्छा। और सर कहाँ से हैं अभी आप? हम रहे वाला बानी बारून के, औरंगाबाद। औरंगाबाद, हम बक्सर बिहार दिखते हैं। पहले हमनी चलिए के बस ठीक है। चलत रहे भोजपुर से रांची। हाँ हाँ, अभी भी चल ही रहा है। ना ना, देवलोक नाम के रहे चलता था। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक बहुत ठीक है बढ़िया सर जी, सर जी, नमस्कार। बहुत बढ़िया सर ठीक, जी। सर जी, एक राजेश साहू नाम से है, कुछ पूछना चाह रहे हैं हम। हाँ जी, लगाइए, कनेक्ट कीजिए। हाँ जी राजेश जी। हेलो। हाँ जी, हाँ राजेश जी। हाँ, मैं राजेश साहू बोल रहा हूँ फ्रॉम छत्तीसगढ़। मेरा सभी को नमस्कार, और सर जी को भी स्पेशली नमस्कार। हाँ जी, हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, ई क्लिनिक के थ्रू जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो लोकल एरियाज में जो प्रशासन के द्वारा कभी कुछ पूछ दिए जाते हैं कि क्या है, कैसा है, ये सब लीगलिटी इलीगल है ऐसे करके, तो उसके लिए कोई हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो हम कैसे हम्म, उसको वेरीफाई करेंगे, कैसे विश्वास दिलाएंगे, कैसे उसको उसके समक्ष अपने बात को रखेंगे, जिससे कि वो हमको मतलब आगे कानूनी प्रक्रिया में उलझा ना पाए। ठीक। हाँ आपको मालूम होगा कि आपने जब जब ये जियो के साथ कनेक्ट हुए होंगे तो आपको एक वो भी मिला होगा, सर एग्रीमेंट आपने किया हाँ होगा। सर, एक्चुअली हम एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाते हैं, और हाँ जी, सेकंडली एक जो भारत सरकार द्वारा एक जो लीगल हाँ, जो नोटिस आया था, वो हमने हर एक क्लिनिक के ऊपर PDF हमने पहुंचा रखी है, उसके आप प्रिंट निकलवा के और अपने क्लिनिक पे लगवा सकते हो। उसका सर प्रिंट जी निकाल के अभी। आप रख लीजिए। सुनिए सुनिए, एनेक्सर है हाँ हाँ। बनाया हुआ। ओके ओके। वो एनेक्सर आप निकाल करके रख लीजिए अपने पास। और आप आपको कहते हैं कि आप डॉक्टर नहीं हो, आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, यही बात करते होंगे ना। हाँ हाँ हाँ, यही कहिए बोलते जी, हैं। मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करने वाले हमारे जियो ग्रुप के डॉक्टर्स हैं जो कि हमें गाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट करना है। जी जी। देखिए, आप हर एक, आप किसी गांव में हो चाहे कहीं ऐसे जगह पर हो, सब जगह डॉक्टर तो प्रेजेंट है नहीं ना, हमारे पास उतनी संख्या है डॉक्टरों की कि सब जगह लोग प्रेजेंट रहेंगे। तो जी जी। आप लोग का भी सहयोग उतना ही है जितना जो हमारे और डॉक्टर्स कर रहे हैं।
मतलब हर एक लोग सहयोग कर रहे हैं, तो आपको लीगली कोई घबराने की जरूरत नहीं है। स्ट्रांग टीम है जियो की, और इनके साथ डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, और इनके जो भी सर्टिफिकेट्स है उनके, जो जिनसे भी आपने लिया है जियो का, वो आप उनसे बात कीजिए और उनसे जो भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो डॉक्यूमेंट्स अरेंज कीजिए और अपने पास रखिए उसको। हाँ जी राजेश जी, और आप कभी इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है तो डायरेक्ट जियो हाँ से, सर जी। जियो के जो लोग हैं उनसे कनेक्ट कीजिए और उनसे बात कराइए कि सर ये है, और वो हाँ भी वो एक्सप्लेन करेंगे, आपको पाएंगे। सपोर्ट करेंगे। जियो ग्रुप के लोग भी सपोर्ट करेंगे आपको। हाँ जी सर, शायद उनका कुछ नेटवर्क इशू था, तो शायद वो कैसे हो लेफ्ट गए? कर गए। हाँ, हाँ 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 राज हाँ, नेटवर्क इशू हुआ होगा सर। हेलो। हाँ जी राजेश जी। हाँ सर, वो नेटवर्क इशू हाँ हुआ हाँ होगा सर, राजेश जी, एक्चुअली तो थोड़ा आपको देर से। आपकी एक जो जियो की तरफ से कॉल भी आती होगी आपके पास, रिलेशनशिप मैनेजर की, तो वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा हाँ देंगे। हाँ हाँ, वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देंगे, साथ में जो हाँ हमारी सर, पीडीएफ करवा है। दीजिएगा हाँ सर, हाँ, करवा दीजिए। और हाँ वो जो पीडीएफ है हमारा एनेक्सर ओके, है, वो आपके पास हम जो है सेंड करवा देंगे हमारी टीम के end से। ठीक है ठीक है। सर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, यही पूछना था। ओके। तो धर्मेंद्र सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और बहुत ही अच्छा लगा सर, हमें हमारे एचपीज को भी बहुत ही नॉलेज मिली। और जैसा कि आपने बताया कि कैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट होना चाहिए, इवन हमारे जो आयांस क्लिनिक से वो क्लैपिंग भी कर रहे हैं, तो मतलब बहुत ही आज तो एक्साइटेड सेशन रहा हमारा। और पता भी चला कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो किस बेसिस पे होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। और एंटीबायोटिक के बारे में भी काफी जो हमारे पार्टनर्स को जानकारी मिली, जो कि उनके लिए यूजफुल रहेगी। और वो पेशेंट सेफ्टी जो पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें इसे, तो वो भी हमारे लिए एक नॉलेज का सेशन रहा ये, कि हाँ कैसे उसको पेशेंट को ट्रीट करना है, और कैसे किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उनको देखना कि हाँ कि किस स्टेज पे है, और कैसे उसको थोड़ा सा प्राइमरी जो हम डायग्नोसिस करते हैं तो उसको कैसे करना है, कैसे उसको ट्रीटमेंट करना है। तो उसके लिए भी हमारे हेल्थ पार्टनर को काफी नॉलेज मिली। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग, एंड काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहा सर हमारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो सर इसको हम अभी रैप अप करते हैं सर। हाँ जी, ओके, थैंक यू थैंक सो यू मच। सर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जो हमारे पार्टनर्स हैं, सब लोगों को धन्यवाद। आप लोग के साथ हम लोग खड़े हैं, जुड़े हुए हैं। हमारा जो जियो का टीम है, जो चंडीगढ़ में टीम है, सब रिलेशनशिप मैनेजर हैं, तो कोई कॉर्पोरेट को हेड कर रहे हैं, कई कई टाइप के मैनेजर्स भी हैं वहाँ पे, जो इस पूरे ग्रुप को चलाने में हेल्प कर रहे हैं। तो आप उनके नंबर जरूर रखिए अपने पास, उनसे और बीच बीच में संवाद करते रहिए। किसी से बात करने से कोई फोन से निकल करके आपको थप्पड़ नहीं मारने वाला। सो कहने का मतलब है कि कहीं भी कोई परेशानी हो, प्लीज फोन उठाइए और बात कीजिए, उनसे पूछिए कि ये प्रॉब्लम है, कैसे इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल तो अब मेरे को लगता है कि सब लोग दे ऑल विल कम फॉरवर्ड, बिकॉज हम एक परिवार की तरह होते जा रहे हैं अब धीरे धीरे। हम सब लोग एक दूसरे को सहयोग करेंगे, तभी हमारा एक टीम का ये मतलब और संगठित होंगे हम लोग, और आगे बढ़ेंगे और अच्छी चीज के लिए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे हेल्थ पार्टनर के पास एप्लीकेशन के अंदर ही हमारा एक जो हेल्पलाइन नंबर भी है सर, जो हमारा सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक एक्टिव रहता है। कुछ भी आपको कुछ पूछना हो, डॉक्टर संबंधित जानकारी चाहिए हो, पेशेंट संबंधित जानकारी चाहिए हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप उस पर कॉल मिला के पूछ सकते हो। वो भी आप लोगों के लिए एक जो हमारी सर्विस है वो ओपन रहती है। सो सर अभी इसको करते हैं सर रैप अप। थैंक यू सर। ओके, थैंक थैंक यू यू सर। सो मच, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ओके। ओके।